नाज़रीन कराम, बहुत दिनों से इंतज़ार था एक ख़बर का मईशत के हवाले से थी कि IMF के साथ कुछ हमारा एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। 30 जून लास्ट दिन था कि कुछ स्टाफ एग्रीमेंट अगर उस दिन हो जाए तो शायद कुछ बात आगे बढ़े। वो हो गया और 9 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है इस माहदे को कि 9 महीने तक हम 30 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर तो बहुत होते हैं भाई। 3 अरब डॉलर हमको मिलेंगे, किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त हमें मिल जाएगी अगर 12 तारीख को इस पर एग्जेक्टिव बोर्ड ने भी इसको पास कर दिया, जो तवक्को की जाती कि पास हो जाएगा। इसके हमारी मईशत पे क्या असर पड़ेंगे? हमें इस वक्त कहते हैं कि बेल आउट तो मिल गया है, लेकिन बकौल हमारे वज़ीर आज़म के ये 9 महीने का एक ब्रीदिंग स्पेस है। हमें मौका मिला है कि इस अरसे में हम अपनी मईशत को संभाल सकें, अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। इस तरह पाँव पे खड़ा नहीं होगा कि 9 महीने के अंदर अंदर हम तमाम मुश्किलात से निकल जाएंगे, लेकिन कम से कम उस मरहले पे आ सकें कि हम कह सकें कि आगे चलने की पोजीशन में हैं, या आइंदा कोई एग्रीमेंट करना अगर हो तो उसमें हमारी शराइत उतनी सख्त न हो जितनी इस बार हुई थी। सारी सूरत हाल हमारे सामने है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, तारुफ में कभी इनका कराया नहीं करता, कराने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे मुल्क के मुमताज़ मईशतदान भी हैं, इस्लामी जहन रखते हैं, उस पर काम भी करते हैं। इस्लामी मईशत पर बहुत काम किया है इन्होंने, गैर सऊदी मईशत पर। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि इस माहदे का कितना इंतज़ार था, आने के बाद हम पे क्या असर पड़ा है। हम तो डॉलर की कीमत से अंदाज़ा लगा रहे हैं, और आप क्या कहते हैं ये हम उनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं, मायदा हो गया, लुडियाँ डाली हमने, लेकिन अच्छा फ़िक्रा कहा शहबाज शरीफ ने कि ये लम्हा फ़क्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 3 अरब डॉलर का बिल्कुल एक नया मुआहदा हुआ है 9 साल की मुद्दत के लिए, और ये खुश आइंद इसलिए है कि हमें एक मोहलत मिल गई है कि हम अपने हालात को कोशिश करें कि वो बेहतर हो जाएं। लेकिन जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि इस मुआहदे के नतीजे में हमें सिर्फ ये 3 अरब डॉलर का मसला नहीं है, हमें दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। उसके बाद हमें जो है आलमी मालियाती इदारों बशमूल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से पैसे मिलेंगे। हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स और बैरूनी कर्ज़े हासिल करेंगे, यानी पाकिस्तान बड़े पैमाने पर बैरूनी कर्ज़े लेगा ताकि जो हमारी इंपोर्ट्स रुकी हुई थी वो शुरू हो जाएं और तजारती और सनती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हों। तो ये तो खुशाइन बात है, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फ़ैसला हो चुका है अमलन कि हमारी हुकूमत दिसंबर 2023 में, जो भी हुकूमत हो, दोबारा IMF की खिदमत में हाजिर होगी कि जनाब अब हमें 3 साल की मुद्दत का, लंबी मुद्दत का कर्जा चाहिए। चुनाचे ये जो 9 महीने रखे गए हैं, इसका मकसद ही यही है कि अगर ये हुकूमत तब्दील हो जाती है, केयर टेकर्स आ जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो कोशिश ये है, मकसद ये है कि जब तक नए कर्जे की दरख्वास्त हम दें दिसंबर 2023 में, और चंद महीने लगेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत को कोई बड़ा झटका न लगे, डिफ़ॉल्ट ना खाओ। यानी डिफ़ॉल्ट को बचा के नए कर्जे देने की राह हमवार करना इसका मकसद है। मईशत की बहाली इसका मकसद नहीं है, आवाम को रिलीफ देना इसका मकसद नहीं है, ताकतवर तबकों से बड़े अमरात वापस लेना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि कोई भी इस्लाहात की बात इसमें नहीं की गई है सही मानों में, हकीकी मानों में। लेकिन ये बुनियादी बात हो गई। मगर जो आपने नुक्ता उठाया है, बिल्कुल शहबाज शरीफ ने साहब ने बड़ी ये सही बात की है, मगर कुछ और बातें उन्होंने की हैं वो ज़रा खौफनाक हैं। उन्होंने ये फरमाया है कि अगर तमाम इदारे अपने हुदूद के अंदर काम करें तो 15 बरसों में पाकिस्तान की मईशत बहाल हो सकती है। अब ये इतनी ख़तरनाक बात है कि जो मैं बाद में अगर वक्त होगा तो बताऊंगा। जिस तेज़ी से मईशत में तबाही आई है, तो अगर हम इस्लाहात फौरी नहीं करते तो वो 15 साल तक गुजार सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि शायद जवाब है कि नहीं। दूसरी बात उन्होंने खुद बड़ी अच्छी कही है, मगर हैरान कुन, वो ये कहते हैं कि अगली हुकूमत को हकीकी मानों में, रियल फॉर्म में इस्लाहात करनी होगी। अरे भाई 30 साल आप रहे, पीपल्स पार्टी रही, PTI आई, फौजी हुकूमतें रही, उन्होंने नहीं की, तो अगली हुकूमत कैसे कर देगी जब आप 30 साल में नहीं की? तो वही कहते हैं अगली हुकूमत इस्लाहात करे, तो वो तो नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जा किधर रहे हैं, ये हमें मेरे ख्याल से सोचना है। मुझे ये ख़दशा यही है कि अगला जब आप जाएंगे उनके पास 3 साल के लिए, उस वक्त जो उनकी शराइत होंगी वो बहुत खौफनाक होंगी, मईशत के लिहाज से भी और सियासत के लिहाज से भी और सलामती के लिहाज से भी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, 2-3 फिगर दे दूँ तो कौम को भी समझ में जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
देखिए जनाब, बात यह है कि 1979 से अब तक, यानी 2016 तक, बीच में सोवियत यूनियन का मसला आया, जो है उसके बाद 9/11 हुआ, हमें बेतहाशा इमदाद मिली। लेकिन 1980 से 2016 तक जब हमें बेतहाशा इमदाद मिली, हमारा ग्रोथ रेट रहा 4.7%, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत से कम। इस दौरान में 2018 से अब तक हमारा ग्रोथ रेट है 2.7%, सिर्फ, जो सबसे कम है, पाकिस्तान में सबसे कम है। इसी दौरान में महंगाई जो है 4.5% से 29% पर आ गई। हमारे कर्जे 30,000 अरब थे जो 71 साल के बाद, अब वो 73 अरब पे आ गए। टैक्स GDP हमारा गिर गया, गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, हमारे रिजर्व्स गिर गए। यानी 18 में हमारे रिजर्व्स थे तकरीबन 17 अरब डॉलर, तो 4.5 अरब डॉलर आ गए। इतनी तबाही के बाद, इतनी महंगाई, गुर्बत के बाद अगर 2.7% की ग्रोथ हुई है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी दौरान में रुपए की कदर जो थी वो 102 से लेके 120 से लेके 285 पर आ गई। ये खौफनाक आदाद शुमार है, जो चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दुआ करें कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। उनको भी पता है ये आखिरी नहीं है। दुआ ये करें कि 2024 में जो प्रोग्राम हो वो आखिरी हो, और उससे पहले हम इस्लाहात कर लें, जिसका इरादा नज़र नहीं आता। ये है हकीकी ख़तरा, जिसकी तरफ मैं आपकी खिदमत में जो है ये आदाद शुमार पेश करके ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें इस्लाहात की कितनी सख्त ज़रूरत है। ये कहना कि अगली हुकूमत कर रहे, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप ख़तरात से आंखें मीच लें और ऐसा बात करें जो होने वाली नहीं है। नहीं तो फौरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए? यानी कि इस हुकूमत को जितने दिन भी ये है, 2 महीने है, 4 महीने है, 6 महीने है, इंटरिम गवर्नमेंट जो हो सकता है इसी की कंटिन्यूटी हो या गिनी जाती है इंटरिम गवर्नमेंट किसी हुकूमत की कंटिन्यू, तो हमें क्या फौरी तौर पे क्या शुरू कर देना चाहिए? शहबाज शरीफ कहते तो हैं कि मैंने काम शुरू कर दिया है, क्या करना चाहिए? मोहतरम, मैंने जो बात बिल्कुल वाज़े तौर में कही है कि इस वक्त इस हुकूमत से तवक्को करने का कि ये इस्लाहात करे, ये बड़ी ज़्यादती होगी। 21 साल में वो अब नहीं हो सकती। तो ये इनसे मैं इस्लाहात की तवक्को नहीं करता। इस वक्त चूँकि अच्छे एक रिलेशनशिप हैं, कौमी सलामती कमेटी जो है वो बैठी है। हम कौमी सलामती कमेटी में जो मैंने आदाद शुमार पेश किए हैं, मुख्तसर हैं, ज़्यादा खौफनाक, वो ये रखे हैं कि जनाब ये आदाद शुमार हैं, पिछले 5 वर्षों में क्या तबाही आ गई है। अगर ये कैसे ठीक होगी? क्या इन कर्जों से ठीक हो जाएगी? जवाब है कि नहीं। अगली हुकूमत कर सकती है? नहीं। तो क्या मतलब होगा कि हमारी सलामती को ख़तरा है, हमारी जोग्राफी सरहदों को ख़तरा है, हमारी मईशत को ख़तरा है, हमारे एतमाद के बहरान को ख़तरा है। तो आज उसको हम कौमी सलामती की मदद से ये हम कानून साजी कर लें, और कानून साजी इतनी मौसर, उसमें ये रास्ता बचने का ना हो कि अगली हुकूमत कोई भी आए, कर्जा ज़रूर ले IMF से आखिरी, लेकिन वो इस्लाहात जो हम टैक्सों में चाहते हैं, जो है हम तालीम और सेहत में चाहते हैं, जो हम जो है इसमें चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी सही हो, तवानाई के शोबे में चाहते हैं, वो ऐसी इस्लाहात हो जाए कि दोबारा डिफ़ॉल्ट की बात कोई ना कर सके, दोबारा IMF के पास जाने की बात नहीं कर सके। या तो ये कर लें या खुदकशी का फैसला कर लें। ये बड़ा आम फैसला है, इंतखाब की कोई अहमियत नहीं अगर आप इस्लाहात नहीं करते। क्योंकि जैसे मैंने 30 साल का आपको रिकॉर्ड बता सकता हूँ, पहले भी है। शहबाज शरीफ साहब 12वें वज़ीर आज़म हैं 1993 से, और 13वीं मरतबा वो अब IMF के पास गए हैं। 12वीं मरतबा भी वही गए थे, और 1958 से हम 24 मरतबा जा चुके हैं, फिर 25वीं मरतबा जाएंगे। और हर हालत में जो आपका ग्राफ है वो तबाही की तरफ जा रहा है। अब इतना ये ख़राब हो गया है कि जैसा उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत को हकीकी मानों में इस्लाहात करनी होगी। जब वो ये तस्लीम कर रहे हैं तो अगली हुकूमत कैसे करेगी? मुझे बता तो दें, वो कौन सी हुकूमत आती है वो, अगर ये 30 साल में नहीं कर सके। इसलिए आपके सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि ये आदाद शुमार मज़ीद तफसील के साथ सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखें और सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है कि जनाब आपने 184 के तहत इंतखाबात में जो है वो मुदाखलत की थी, जो सही नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए 184 में आप साथ में ये भी कहें कि ये जो कानून साजी हो रही है इसको मौसर बनाएं, ताकि कोई पार्टी आए, कोई आदमी आए इलेक्शन में जीतने के बाद वो ये हिम्मत ना कर सके कि ये तब्दीली लाएँ, जिसमें वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, GST को 18.5 से 5%, 7.5% पे लाएं, आप पेट्रोलियम लेवी को सिफर करें, तालीम और सेहत का बजट 7.5% करें। जो तीनों पार्टियों के मंशूर में शामिल हैं ये बातें, जो वो नहीं कर रहे। अब ये है कि तबाही आ चुकी है, न्यू ग्रेड गेम का एरा है।
आप ये जो है उसके बाद सर्द जंग शुरू हो चुकी है। सर्द जंग में दुनिया की तरफ से वो चीज़ें बदल गई हैं 2016 के बाद से। भारत को खड़ा कर दिया गया है चीन के मुकाबले में, और पाकिस्तान को अब कहा जा रहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसको नुकसान, इसकी अहमियत है जोग्राफी नक्शा, इसको बदलना है। तो आज ये खतरा का इदराक सुप्रीम कोर्ट भी करे और आप भी आवाम को एजुकेट करें, और सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है, क्योंकि सलामती कमेटी बनी है, एक एमएक्स कमेटी भी बनी है। तो आपको कौन आपके पास जो है वो सरमायाकारी लाएगा जब तक आपके माशी इशारे ख़राब हैं। और ये लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे अभी तो नहीं, तो 4 साल के बाद होगा, चूँकि आप 3 साल का कर्जा लेंगे। तो मैं इस चीज़ों को इतनी वाज़ेह तौर से बता रहा हूँ कि आज पिछले साल हुकूमत ने खुद ये कहा था बजट के अंदर कि 3000 अरब रुपए टैक्सों की चोरी हो रही है, जो हम वसूल करके आमदनी बढ़ा के आवाम को देंगे। अब वजीर दफा कहते हैं वो 4000 हो गई। मेरे हिसाब से जो कम वसूली है वो 7000 अरब रुपया सालाना। तो 7000, इसका दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि ये है सरमाए का फरार कानूनी तौर पर जायज़ है। चोरी का पैसा कानूनी तौर पर बाहर जा सकता है। एक जुमले का कानून बनाना है कि ये पैसा बैंकों के ज़रिए नहीं जाएगा, अगर आप मार्केट से डॉलर खरीदते हैं तो नहीं ले जा सकते। तो जितना आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया, इससे ज़्यादा तो यहाँ से चला गया पाकिस्तान। कानूनी हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। 7000 अरब जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, तो 4000 तो हुकूमत एक्सेप्ट कर रही है चोरी। अब जो आपने मराद दी हैं, अगर 20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिकती है तो 18 करोड़ वहाँ चला जाता है। जब आप विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम लाते हैं तो आप उसको ये कहते हैं कि जनाब हाँ ये विदहोल्डिंग टैक्स आप दे दें, बेशक इनकम पर टैक्स ना दें, तो कहता है जी ले लें 0.6%। तो ये आप कर रहे हैं। फिर 9 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी आमदनी है ही नहीं, 20,000 महीना, 25,000, जिनको टैक्स नहीं देना, उनसे आप विदहोल्डिंग टैक्स ले लेते हैं मोबाइल के ऊपर। हज़ारों ख़वातीन, लाखों घर जो और अफराद जिनके छोटे छोटे डिपॉजिट हैं, जिनको आमदनी इतनी नहीं है कि वो करें, आप उनसे 15% विदहोल्डिंग टैक्स लेते हैं। तो ये क्या है? एक तरफ मतलब आपको अपना निज़ाम भी बदलना पड़ेगा, कानून साजी भी करनी पड़ेगी, उस कानून साजी को अदालतों से भी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारों से भी ज़मानतें दिलानी पड़ेगी कि आने वाला उससे कोई चेंज ना कर सके। उसी के बाद अब आने वाला कोई जो नया पैकेज आप लेंगे आईएमएफ से वो कारगर साबित होगा, वरना कोई तब्दीली जो है इस मुल्क में कारगर नहीं हो सकती। मेरा ख्याल बहुत से सवालात मुझे करने थे, लेकिन मेरा ख्याल में वक्त बहुत कम है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बुनियादी तौर पर बहुत अहम और बहुत ज़रूरी बातें हमें बताई। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता रहेगा। इस वक्त तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद नाज़रीन किराम हम फिर हाज़िर होते हैं। जी अच्छा नाज़रीन किराम, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की, अब आप ज़ीशान मर्चेंट साहब के सारे हमारे मुल्क के मुमताज़ टैक्स अमूर के ख़ास तौर पर माहिर हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आईएमएफ के हवाले से जो हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ करता है, पता नहीं इतनी बातें हुआ करती तो हमें पता नहीं था। एग्रीमेंट हो जाया करता था कि और फिर हम पैसे ले आ जाया करते थे, फिर हम दे दिया करते थे, हमें पता नहीं चलता था क्या होता है। इस बार तो बहुत लंबा किस्सा खींच के है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या महसूस करते हैं कि क्या असरात पड़ रहे हैं हमारी मैशत पर। जी ज़ीशान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मार्केट पे तो असर अच्छा नज़र आ रहा है, स्टॉक मार्केट भी अच्छी जा रही है, ये डॉलर की कीमत भी मुनासिब काबू में आती नज़र आती है, और बहुत से इशारे मिल रहे हैं जैसे कि बहुत हम लुडियाँ डालने का मौका आ गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छी बात की है कि लम्हा फ़क्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है, और हमें 9 महीने के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिला है। कैसे लेते हैं आप इसको, फौरी तौर पर कैसे लेते हैं? देखिए, बात बड़ी सादी सी है। मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात से एग्री करूंगा कि लम्हा फिक्रिया है, और ये चीज जो हमने अब की है, ये अगर हम कुछ अरसा पहले कर लेते, जो अमेंडमेंट्स आज हमने कानून में की हैं, या आज जो चीजों को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम बहुत लेट हो गए इसमें। अगर ये चीजें हमने कुछ अरसा पहले कर ली होती, और अगर हमने इस तरीके से कमेंट्स नहीं किए होते जैसे हमने किए, तो शायद ये चीजें पहले हमारे लिए बेहतर हो जाती। जरूर इससे एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिलेगा कि जो 3 अरब डॉलर आ रहे हैं। देखिए, लोन का रीपेमेंट का जो सिलसिला या मैकेनिज्म है पाकिस्तान में, हमारे बहुत सारे लोन्स जो हैं वो रोल ओवर हो जाते हैं। यानी अगर कोई कर्जे की अदायगी ड्यू है तो उसको वो एक्सटेंड हो जाता है कि
4 महीने बाद या 6 महीने बाद वो आप दोबारा दे दें, अभी ना दें, 6 महीने बाद दे दें। तो इस वक्त जो इमीडिएट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था या है, वो ये है कि आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक $4 बिलियन का लोन ऐसा वापस करना है कि जो रोल ओवर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर ये पैसा हम वापस, यानी कि IMF का लोन अभी हमें ना मिले और जो इसके साथ जुड़े हुए मल्टीलैटरल एजेंसी या डोनर, दूसरे बायलैटरल जो डोनर्स हैं, उनसे वो लोन ना मिले, तो हम ये जो $4 बिलियन है ये वापस ही नहीं कर सकेंगे। और हमारे जो मुल्क के रिजर्व्स हैं वो अब कहीं जाके $4 बिलियन से थोड़े से ऊपर हुए हैं, तो हम जीरो पे आ जाते हैं अगर हमें ये लोन IMF की तरफ से ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना होता। इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट होने से ये जरूर हुआ कि एक आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल अचानक, बिल्कुल फौरन रिएक्ट किया। डॉलर जो करेंसी का जो वैल्यू है उसमें भी थोड़ा सा पहले दिन बहुत ज्यादा कमी आई, दूसरे दिन कुछ दोबारा से बढ़ा ₹2 के करीब, अब फिर आज थोड़ी सी कमी आई है। तो डॉलर ने भी थोड़ा सा इफेक्ट, रुपए की जो पैरिटी है, डॉलर पैरिटी, उसमें भी फर्क हुआ और स्टॉक मार्केट ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। ये पॉजिटिवली क्यों लिया? क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा पिछले कई माह से जो है स्टॉल हुआ था और इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी थी। तो अगर आप इसको एक ओवरऑल पैराडाइम में देखें, मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि जो पाकिस्तान को अनसर्टेन न्यूज ने, या जो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी हो या जो है इन्वेस्टर की अनसर्टेनिटी हो या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, इसकी वजह से जो है आपके मुल्क में जो है स्टैंड स्टिल का एक इशू था। लेकिन जैसे ही ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट की बात हुई, स्टॉक मार्केट ने भी रिएक्ट किया, करेंसी मार्केट ने भी रिएक्ट किया, पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो ये आने वाले कुछ दिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसी तरीके से डॉलर कम रहा, इसी वैल्यू पे रहा और स्टॉक मार्केट ने भी रिएक्ट इसी तरह से चलती रही, मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का जो इस वक्त का नंबर है वो हम 38% से गालिबन 29% पे आ गए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर प्राइसेस यही रही और फ्यूल की प्राइस जो अब रशियन ऑयल आने के बाद अगर थोड़ी सी कम और हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन को नीचे आने में मदद मिलेगी। और एक आम आदमी, जो एक गरीब आदमी है, जो आज रोटी को भी तरसने लगा है, उसके लिए शायद थोड़ा सा जो है एक हल्का सा ठंडी हवा का झोंका आ जाएगा और वो भी जो है थोड़ा से दिन कुछ सुकून के गुजार सकता है। तो मैं इस IMF एग्रीमेंट को इसलिए पॉजिटिवली लूंगा कि ये हुआ तो देर से है, लेकिन चले, वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते आए तो सही। तो अब ये होने से इनिशियली हमें फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस बड़े थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं, हमने कमिटमेंट्स ये किए हुए हैं कि हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे, जिसमें हम अपना टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे, हम अपने खर्चों को कम करेंगे। 85 बिलियन रुपए से हमें खर्चे कम करने हैं, 2015 बिलियन से मजीद टैक्स लगाने हैं या टैक्स वसूल करना है। तो हमने बड़े एम्बिशियस टारगेट्स को सेट किया है। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी हद तक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से जनरेट होना शुरू हो सकती है। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से रोल होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का। अगर तो हम इस रोल को, यानी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो गए, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना है कि आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपकी जो अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, वो चलने लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो यकीनन उस गरीब आदमी को सुकून मिलेगा जो इस वक्त सुकून के लिए तरस रहा है। मेरा इस पे ओवरऑल सिनेरियो जो है, अगर आप एक छोटा सा तज्जिया लें, तो वो मेरा इस पे ये है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि 9 महीनों में कुछ कर सकते हैं तमाम सियासी जमातें मिलकर, स्टेक होल्डर मिलकर, जिस तरह के मुल्क के सियासी हालात हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, फिर इंटरिम सेटअप आ रहा है, फिर हो सकता है कि नई गवर्नमेंट आए, इस पूरे सेटअप में, इस पोजीशन में हैं कि इस अरसे में कुछ ऐसी काम कर सके या कुछ तरीका बता सकते हैं कि हम वो काम हो सके, कोई गारंटी ऐसी दे सकें कि आने वाले दिनों में हम स्मूथली अपनी इकॉनमी को सही रास्ते पर चला सकें? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पास बहुत कम वक्त रह गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटरिम सेटअप है
ये अगले महीने के शुरू में आ जाएगा, तो उनके पास मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल 1 महीना पड़ा है। तो अब अगर IMF को भी मेरे ख्याल से ये चाहिए कि वो जो हमारी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने कहीं खबर अभी देख रहा था किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि IMF जो है वो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है और इस जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उनको भी आगाह करने वाला है और उनको बताने भी वाला है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड हो रहा है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इस वक्त मुल्क जो है पाकिस्तान वो फर्स्ट होना चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क रहेगा तो हम सब भी चलते रहेंगे। खुदा ना खास्ता मुल्क में अगर कोई डिफॉल्ट की कैफियत आती है या डिफॉल्ट की सूरत नजर आती है तो उसका इम्पैक्ट हम सब पे पड़ेगा, एक आम आदमी पे तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन जो वेल टू डू लोग हैं, जो अशराफिया जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर भी इसका हर चीज महंगी से महंगी तरीन होती चली जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट के पास स्पेस तो बहुत कम है, तो जो इंटरिम सेटअप है उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी और अगर इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो आने वाली गवर्नमेंट के पास एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो किस तरह से खर्चों को कम करेगी, क्योंकि रेवेन्यू का जो टारगेट अगले साल का सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो तकरीबन 30% ज्यादा का है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा लीप जंप है, क्योंकि अगर आप पिछले साल को कंपेयर करें तो पिछले साल हमने 6000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट को कलेक्ट किया था, इस दफा हमने 7000 अरब के बेंचमार्क को क्रॉस किया है, लेकिन 7000 से 9415 पे जाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ये उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकेगा जब तक आपकी करंट इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी। ठीक बात, वो उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगी जब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने बहुत तफसील के साथ, बहुत आसानी के साथ, बहुत साफ लफ्ज़ों में सूरत हाल वाज़े की। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत इसी राह पे चले और चल कर हम अपने पाँव पे खड़े होने का ढंग सीख सकें, हुनर सीख सकें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। आसान नाज़रीन, जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि IMF का जो माहिदा हुआ है इसको बहुत सी बातें की जा रही हैं। खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है। बड़ी साफ बात कही है और यही कहा कि ब्रीदिंग स्पेस मिला है। मैं इस बात को दोहराता रहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ, ये 9 महीने हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस है कि हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, ताकि आने वाले दिनों में पहले तो हम किसी IMF से बिल्कुल जान छुड़ा सकें, अगर ना जान छुड़ा सकें तो वो आने वाला माहिदा हमारा आखिरी माहिदा हो। ये गोया कहा जा रहा है, समझा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है कि मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलेही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े माहिर मईशत हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं STPI के, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अदारा है मुल्क का। वो उनकी हम रहनुमाई हासिल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में उनकी राय क्या है। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप इसको? IMF का माहिदा हो गया है, लुड्डियाँ पड़ रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, डॉलर भी बिल्कुल काबू में आता नज़र आता है, स्टॉक मार्केट भी जो है वो यूँ शूट करती हुई दिखाई देती है। लगता है सारे मसले हमारे इसी में फंसे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई इतना खुशी ना मनाओ, ये बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो एक ब्रीदिंग स्पेस है। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 फिक्रे बड़े वादे किए हैं। एक तो ये कि ये कोई लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है, और दूसरा ये कि ये ब्रीदिंग स्पेस है। आपको 9 महीने मिले हैं कि अब अपने आप को ठीक करने, क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल पर? जी शुक्रिया मीर साहब। इस पे यही कहा जा सकता है, देर आए दुरुस्त आए। काश के ये नौबत ही यहाँ तक ना पहुँचती कि हम बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे पहुँच जाते और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को अपनी ज़ाती कोशिशों से ये मादा जो है ये नया मादा सिक्योर करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी हमारी मईशत में और डॉलर जो बेकाबू दिखाई दे रहा था, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बैठ गई थी, इंपोर्ट्स पे पाबंदियां लगने की वजह से, तो सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन हमने शायद वो उस वक्त जो सुपर फ्लड्स थे और उसके बाद होने वाली जिनेवा प्लेजेस और एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड के जो दोस्त ममालिक हैं वो इस तरह की नागहानी आफात में बड़ा दिल खोल के मदद करते हैं, तो हम शायद ये भूल गए कि अब हालात चेंज हो चुके हैं
अब दोस्त ममालिक जो हैं वो भी उसी वक्त मदद करते हैं जब आप IMF प्रोग्राम में हैं। और हमने देखा कि वो जो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी जो कि हम दोस्त ममालिक के सहारे पे बना के बैठे थे, उनमें से कोई भी प्लान मटीरियलाइज ना हो सका। हर एक की ये मजबूरी बन चुका है इस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कि अगर वो नेक नियति से किसी मुल्क की मदद करना भी चाह रहे हो तो उसके लिए भी IMF का सहारा जरूरी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, श्रीलंका को देखिए, डिफॉल्ट होने के, डिक्लेयर होने के 1.5 साल बाद उसको पैकेज मिला। ज़ैम्बिया एक अफ्रीका का मुल्क है, उसको 3 साल पहले उसने डिफॉल्ट किया था, पिछले महीने जाके उसको पैकेज मिला IMF का। तो इस वक्त सिचुएशन जो मैक्रो लेवल पे है वो कुछ इस तरह की हो चुकी है। अब जो हमने बजट दिया था और आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ये बजट के सारे नंबर जो है ये रिवाइज हो जाएंगे पास होने से पहले। तो जाहिर है कि वहाँ पे भी पाकिस्तान ने IMF के साथ अपनी कमिटमेंट्स जो थी उनको पूरा नहीं किया था। तो एक चीज़ तो नाज़रीन के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि IMF शराइत नहीं लगाता। जो कर्जा लेने वाले मुल्क होते हैं वो अपनी कमिटमेंट्स देते हैं। तो IMF फॉर एग्जांपल कहता है कि आपकी आमदनी थोड़ी है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बताएं ये कैसे पूरे करेंगे। तो हम एक पूरा प्लान बना के देते हैं जी, इधर टैक्स लगा देंगे, इधर टैक्स लगा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ से खर्चे कम कर लेंगे और अपनी आमदनी और अखराजात में थोड़ा सा हम बेहतरी ले आएंगे। फिर वो कहता है कि अच्छा आप बिजली बहुत महंगी बना रहे हैं, आपकी बिजली चोरी भी हो रही है, आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं, तो ये इतना महंगा बना के इसको सस्ता कैसे बेच रहे हैं, इसको कहाँ से पूरा करेंगे। हम फिर एक पूरा उनको प्लान देते हैं कि जी हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम लॉसेस को कम करेंगे। फिर वो गैस पे आता है कि LNG जो है वो तो बड़ी महंगी होगी यूक्रेन वार के बाद, आपकी गैस अभी भी बहुत सस्ती है, तो आप उस सस्ती गैस को कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हम एक दोबारा पूरा प्लान बना के देते हैं कि जी हम किस तरीके से इसको पूरा कर रहे होंगे। तो ये वो कमिटमेंट है जो कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमारे जैसे मुल्क IMF के साथ करते हैं। माजी में ये होता था हम कमिटमेंट करके 1 लाख ट्रांच लेते थे, फिर हम गायब हो जाते थे। और होता यह है कि जब आप अपने वादे पूरे नहीं करते IMF के साथ तो अगली दफ़ा वो कहते हैं नहीं जी ये पेश की शर्त है, पहले ये चीज़ें करें फिर हम आपको ट्रांच रिलीज करेंगे। तो अब वो सूरत हाल आ गई थी। ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट 9 महीने का मिला है, इसमें आपने देखा बजट में दी गई एमनेस्टी भी वापस हो गई, जो इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगी थी वो भी वापस हो गई, जो ग्रे मार्केट थी डॉलर की वो भी अब काबू में आ गई, कुछ टैक्सेस में भी इजाफा हो गया। तो लेकिन इसको स्टैंड बाई एग्रीमेंट को पूरा करना बहुत मुश्किल है अभी भी, चूँकि इसको 3 हुकूमतें पूरी करेंगी, 3 वज़राए आज़म होंगे, 3 फाइनेंस मिनिस्टर होंगे 9 माह के पीरियड में। तो 12 अगस्त तक मौजूदा हुकूमत होगी, फिर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो मुंतखब हुकूमत आ जाएगी। तो अभी जो सीक्वेंस बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो काफ़ी सारे इसमें लॉज और अगर प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस करनी है, यहाँ पे पार्लियामेंट की सपोर्ट चाहिए तो वो कर जाएगी। बाकी बहुत सी चीज़ें वो ऑलरेडी उन्होंने बजट में मान ली हैं जो वादे किए हैं। जो केयर टेकर है उनके ज़ुम्मे सारे वो मुश्किल फैसले आ जाएंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कि वो जो फैसले अभी हो चुके होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन केयर टेकर्स कर रहे होंगे। और फिर जो अगली हुकूमत है उसके ज़ुम्मे जो काम आएगा वो अगला IMF प्रोग्राम की तैयारी है। तो हमें ये जहन में रखना है कि ये IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं है। अगर हमें डिफ़ॉल्ट से बचना है तो हमें अभी एक और प्रोग्राम चाहिए जो कि 3 से 5 साल का मिनिमम 3 साल का होगा, जो कि आने वाली हुकूमत जो मुंतखब हुकूमत जिसके पास एक लॉन्ग टर्म मैंडेट होगा हुकूमत का, वो उसको कर रही होगी और वो करेगी तो तब जाके पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुश्किलात से निकलेगी। अब कैसे हमारे जो प्रॉब्लम है, रेवेन्यू पूरा नहीं होता, हमारी एक्सपोर्ट नहीं उभर पाती और बहुत से मसाइल नज़र आते हैं, टैक्स हम कलेक्ट ही नहीं कर पाते उन बहुत से तबकों से जो नज़र आता है, कोई टैक्स नहीं पे करते और सामने दिखाई देते हैं कुछ नहीं। तो क्या करेंगे रिफॉर्म्स अगर करना चाहें फौरी तौर पर? देखिए ये वो उस तरह की फॉर्म है, पाकिस्तान की मईशत के जो चैलेंजेस हैं ये पिछले 30-40 सालों से हर एक को मालूम है, हर हुकूमत को मालूम है, हर एनालिस्ट को मालूम है। उसका हल क्या है ये भी हर एक को मालूम है, वो हल क्यों नहीं हो पाता ये भी हर एक को मालूम है। तो आप देख लें हमारे शौकत अजीज के ज़माने से हम सुन रहे हैं जी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज है उनको प्राइवेटाइज करना है, लोड शेडिंग का मसला है, बिजली का एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा हो गया, अच्छा गैस का एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा हो गया, PSO का एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा हो गया, फिर हमारी पेंशन जो थी वो बड़ी अनसस्टेनेबल थी, हमारी जो हुकूमत है वफाक में सूबों को
खुद मुख्तारी देने के बाद भी 100 वज़रा और SAPM और एडवाइजर्स की फ़ौज जो है वो वहाँ पे होती है। जो ये इस तरह के जो मसाइल हैं ये वो हैं जो कि हर एक को पता है, और उसका हमें ये पता है कि टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है। जब आप बात करते हैं स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की, तो कराची में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो उसकी मुखालफत करती हैं जब वो अपोजिशन में हो। पीपल्स पार्टी है, PTI है, जमात इस्लामी है, MQM है। जब हम रिटेलर पे टैक्स लगाने की बात करते हैं तो वो चूँकि PMLN की कॉन्स्टिट्यूंसी है, PMLN वहाँ पे मुखालफत करती है। जब हम रियल स्टेट सेक्टर और बिल्डर्स की बात करते हैं तो ये तो वो लोग हैं बाबा जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, जिनके नाम भी टीवी पे कोई नहीं लेता, तो वो मुखालफत करते हैं। जब हम बात करते हैं आपके जो बड़े जिम्मेदार हैं, सैकड़ों एकड़ के मालिक, उनकी इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की, तो वही लोग हैं जो कि आपके अक्सर ईवानों में बैठे हैं। तो ये वो चैलेंज है। और IMF के साथ सिर्फ ये सहूलत हो जाती है कि IMF के तहत चूंकि हुकूमत कमिटमेंट कर चुकी होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो देख रही होती है कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ पे फिर स्लो पेस पे ही सही, लेकिन इस पर कुछ अमल दरामद शुरू हो जाता है। और अब भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें शायद इस प्रोग्राम में एड्रेस होना शुरू हो जाएंगी, कुछ अगले प्रोग्राम में एड्रेस होना शुरू हो, और अगर जो होती हैं तो तभी वो सर्टेनिटी आएगी पाकिस्तान की इकॉनमी में, जो कि बाकी हर सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। आपने बहुत तफसील के साथ वो बातें बयान की, सब करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना 3 माहिरीन मईशत की राय सुनी, और इस राय से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बहुत से काम करने वाले हैं। और इस बात से ये भी मालूम हो सकता है कि ये जो सब एक ब्रीदिंग स्पेस है, हमें एक आर्जी सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मईशत मसाइल से निकल चुकी है, हमें मईशत को मसाइल से निकालना है। तीनों साथियों ने हमारे उसके कुछ तरीके भी बताए, अंदाज भी बताया, और ये भी बताया कि सब लोग इस पर एग्री करते हैं। अगर मिल हैसुल कौम हम इस पर अमल करना शुरू कर दें तो मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।